10 साल, हाँ, पूरे 10 साल बीत गए मेरी शादी को। हर महीने उम्मीद, हर महीने टूटन। सबने कहा सुजाता बांझ है। और फिर एक दिन मेरे पति ने भी साथ छोड़ दिया। दिल का दौरा था, लेकिन मुझे हमेशा लगा शायद दिल नहीं, उम्मीद टूटी थी। अब इस घर में सिर्फ मैं हूँ और अनु। मैंने उसे एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। 5 साल की थी तब, अब 18 की हो चली है। सुंदर है, शांत है, लेकिन उसकी आंखों में कोई बात है जो कभी कहती नहीं। हर सुबह मैं उसके बाल संवारती हूँ। वो मुस्कुराती है, पर मुस्कान की तह में कोई पुराना डर छुपा होता है जिसे मैं पढ़ नहीं पाती। आज शाम देवर जी आए थे। वही सदाबहार मुस्कान, वही तहजीब, वही मिठास जो बरसों से सबको मोह लेती है। कैसी हो भाभी? उन्होंने पूछा। ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी नजरें अनु पर थीं। अनु चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें नीची थीं, हाथ कांप रहे थे। रात को जब मैं बत्ती बंद करके लेटी तो अचानक एक हल्की सिसकी सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई अपने आंसुओं से तकिया भिगो रहा हो। मैं उठी, अनु के कमरे तक गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। वो करवट लिए सो रही थी या शायद सोने का नाटक कर रही थी। उसके तकिए पर नमी थी। सब ठीक है? मैंने धीरे से पूछा। वो चौंकी नहीं, बस बोली, डरावना सपना था माँ। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरा। डर मत, मैंने कहा, अब मैं हूँ। लेकिन उस पल मुझे एहसास हुआ वो कांप नहीं रही थी, वो रो रही थी। सुबह का समय मेरे लिए हमेशा से एक सा रहा है, चाय की खामोशी, खिड़की से आती रोशनी और अनु की धीमी चाल। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। अनु रोज की तरह मेरे सामने आकर बैठी, लेकिन उसकी नजरें मुझसे मिल नहीं रही थीं। हाथ में चाय का कप कांप रहा था। कुछ कहना है? मैंने पूछा। वो हंसी, पर वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने चेहरे पर मुखौटा पहनाया हो। दिन में जब मैं कपड़े तह कर रही थी, तभी एक पुरानी किताब की अलमारी से एक डायरी गिर गई। अनु की थी। कुछ पन्ने खाली, कुछ पर बस स्केच बनाए गए थे। पर एक पन्ने पर लिखा था, मैं चीखती हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई आता है और फिर अंधेरा छा जाता है। क्या ये सपना है या वही इंसान जिससे सब इतना प्यार करते हैं? मैं ठिठक गई। मन कह रहा था कोई बात है। शाम को देवर जी फिर आए। घर के सामान का हाल पूछते रहे। अनु को देखकर वही हौले से मुस्कुराए। बड़ी हो गई है भाभी, उन्होंने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन इस बार मैं उनकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों में मुझे पहली बार कुछ अजीब, कुछ ठहरा हुआ सा लगा। रात में फिर वही हुआ, एक आवाज, जैसे कोई कमरे में दबे पांव चल रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। धीरे से उठकर कमरे से बाहर आई। अनु का दरवाजा खुला था, पर वो खुद अंदर नहीं थी। मैं पलटी और तभी पीछे से हल्की आवाज आई, जैसे कोई फिसलते हुए भागा हो। अब ये सिर्फ डर नहीं था, अब ये शक था। और एक माँ जब शक करने लगती है तो सच जल्द ही बेनकाब होता है। घर के कोने अब मेरे लिए अजनबी हो चले थे। कभी ये वही दीवारें थीं जो मेरी बांझ कोख का मजाक उड़ाती, फुसफुसाहटों को छुपा लेती थीं। अब वही दीवारें मुझे किसी और के डर की आवाजें लौटा रही थीं। अनु इन दिनों बहुत चुप रहने लगी थी। खाना थाली में छोड़ देती, आंखें नींद से भरी होती और कपड़े बदलते वक्त जैसे डर जाती। एक माँ सब देखती है, मैं भी देख रही थी, लेकिन जब तक देख नहीं लिया जाए तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता। यही सीखा था मैंने कुछ दिन पहले स्टोर रूम के कोने में एक छोटा सा कैमरा छुपाया था। वही कमरा जहां अनु अक्सर अकेले जाती थी। वजह पूछती तो कहती, बस किताबें देख रही थी मम्मी। शाम के 8:30 बजे मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पर कुछ देर तक बस सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा खुला। अनु अंदर आई, उसके पीछे। मैंने सांस रोक ली। कुछ सेकंड बाद परछाई दिखाई दी। कोई और भी था वहां। वो परछाई बहुत जानी पहचानी लगी, लंबा सधी चाल वाला, लेकिन कैमरे की एंगल अधूरी थी। मैंने अगली रिकॉर्डिंग शेड्यूल की, इस बार 2 कैमरों से। उस रात मैं अनु के पास लेट गई। उसकी पीठ पर एक पुराना नीला निशान था। मैंने हाथ रखा, उसने झटके से कंबल खींच लिया। गिर गई थी, उसने धीरे से कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ थपथपाती रही और सोचा, अब अगर ये सच है तो सच सामने आएगा, और अगर ये झूठ है तो झूठ भी अब जिंदा नहीं रहेगा। अगली सुबह मैंने कैमरों की फुटेज चुपचाप चेक की। दिन के उजाले में भी मेरे हाथ कांप रहे थे, जैसे दिल को यकीन नहीं था कि वो क्या देखने जा रहा है। पहली रिकॉर्डिंग में अनु बैठी थी, किताबों की अलमारी के पास। वो शांत थी। फिर कुछ ही देर में दरवाजा खुला और इस बार चेहरा साफ दिखा। वो मेरे पति का छोटा भाई था, वही जिसे सब घर का सहारा कहते थे। उसने दरवाजा खोलते ही अनु को अपने पास खींच लिया था। अनु ने उसकी ओर से चुपके से हटने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद करीब था। उसकी उंगलियां अनु के कंधे पर पड़ी
हल्के से दबाव डालते हुए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही अहंकार था, एक वासना छिपी हुई। अन्नू बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन वो कुछ बोल न सकी। उसे किसी तरह खींचते हुए उस कमरे में ले गया था जहाँ कभी कोई भी उसे देखता नहीं था। वो दृश्य मेरे सामने मानो साकार हो उठा, जैसे मेरा दिल किसी भारी पत्थर से दब गया हो। सुना था किसी महिला की इज्जत उस घर में सबसे कीमती चीज होती है, लेकिन अब समझ आया कि उस इज्जत को चुपके से खौफनाक तरीके से छीना जा रहा था। रात होते ही मैंने अनु को सुलाया और उसकी नींद में उसका चेहरा सहलाते हुए मैंने उससे कहा, बेटी, कोई भी तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगा, तुम डरना मत। अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो तो मुझे बता देना। अनु की आंखों में हल्के आंसू थे, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई हो। पहली बार उसने खुद से आकर मेरा हाथ पकड़ा। सुजाता ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। उस रात की घटना के बाद उसे महसूस हो गया कि अब और चुप रहना संभव नहीं था। मन बहुत अशांत था, लेकिन उसे अनु के लिए, उसकी इज्जत और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। वो गहरे विचारों में खोई हुई थी जब घर में देवर की आवाज सुनाई दी। वो दूसरे कमरे में था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। सुजाता ने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हो गई जहां वो बैठा था। तुम क्या कर रहे हो? सुजाता का स्वर ठंडा और कठोर था, जैसा पहले कभी नहीं था। देवर ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत किया। बस कुछ नहीं। भाभी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? उसकी आवाज में हल्का सा डर था, लेकिन वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या समझते हो तुम मेरे घर में जो चाहो कर सकते हो? सुजाता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। उसकी आवाज में जो दबाव था वो साफ बता रहा था कि अब और चुप नहीं रहा जाएगा। वो कमरे में चुपचाप घूम रही थी, हर कोने को छान रही थी। वो बस एक साक्ष्य चाहती थी, कुछ ऐसा जो वो देख सके, जो साबित कर सके कि वो गलत कर रहा था। तुमने उसे कभी समझाया है, कभी उसकी देखभाल की है? तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम ये समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानती? सुजाता का गुस्सा अब स्पष्ट हो चुका था। देवर का चेहरा कुछ सर्द हो गया था। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे उसके पास जवाब न हो। तभी सुजाता ने उस कमरे की दीवार पर एक छोटे से कील का निशान देखा, वही दीवार जहां वो कैमरा छिपा सकती थी। अब तक की सारी फुटेज उसके पास थी, जो बता सकती थी कि घर में क्या हो रहा था। तुमने ये सब क्या किया? सुजाता का गुस्सा अब फुट पड़ा था। उसके देवर ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी। तुम कुछ नहीं कर सकती भाभी, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम अगर ऐसा कुछ करोगे तो सारा घर तुम पर विश्वास करना ही छोड़ देगा। सुजाता का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दबाया और जवाब दिया, मैं अब डरने वाली नहीं हूँ। तुम जो कर रहे हो वो सब सामने आकर रहेगा। देवर ने उसे एक बार फिर से धमकाया, लेकिन सुजाता अब किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी ताकत को महसूस किया और ये ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। सुजाता ने अगले कुछ दिन अपनी पूरी रणनीति तैयार की। अब उसके पास उन वीडियो फुटेज का सबूत था, जो सब कुछ सामने लाने के लिए काफी थे। लेकिन उसे ये भी समझना था कि इस लड़ाई में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि उसका परिवार, उसके रिश्ते सब दांव पर थे। वो तय कर चुकी थी कि जो उसने पहले कभी नहीं किया वो अब करेगी। ये अब केवल उसकी जिंदगी का सवाल नहीं था, बल्कि उस लड़की का भी था जिसे उसने अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था। घर में खामोशी थी, पर उस खामोशी के भीतर बहुत कुछ चीख रहा था। अनु के टूटे चेहरे और डरे हुए दिल ने सुजाता को हिलाकर रख दिया था। एक बार नहीं, कई बार उसकी आंखों ने रात के अंधेरे में उस मासूम की सिसकियां देखी थी। और आज जब सुजाता ने अपने ही घर में अपने ही भरोसेमंद देवर की करतूत कैमरे में कैद देखी, तो उसके भीतर की औरत तड़प उठी। वही देवर जिसने पति की मौत के बाद भाई की जिम्मेदारी के नाम पर इस घर में रहना शुरू किया था। वही जो दुनिया की नजरों में सज्जन था, पर जो दरअसल उस बच्ची का साया भी छीन रहा था, जिसे सुजाता ने अपनी कोख से नहीं पर दिल से जन्म दिया था। सुजाता बहुत देर तक कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती रही, आंखों में आंसू, पर चेहरा अब भी शांत। उस रात पहली बार उसने अनु को अपनी बाहों में लिया। अनु की सिसकियां अब रुक रही थीं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब कोई है जो सच में उसकी माँ है। अब और नहीं, सुजाता ने खुद से कहा, मैंने तुम्हारे लिए लड़ने में देर की, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और पल भी डर में नहीं जीने दूंगी। अगली सुबह पूरे मोहल्ले के सामने सुजाता ने देवर की गंदी हरकतें सबूतों के साथ उजागर कर दी। कोई कुछ नहीं बोल सका, आवाजें नहीं उठी, लेकिन निगाहें झुक गईं। महीनों बाद जब अदालत में गवाही दी गई, तब अनु के कांपते हाथों को सुजाता ने थामा और कहा, बोल बेटी, आज तू अकेली नहीं है। उसी दिन पहली बार अनु ने उसे माँ कहा। आज सालों बीत चुके हैं, सुजाता अब भी बांझ है शरीर से,
पर अब कोई उसे बांझ नहीं कहता, क्योंकि उसने साबित किया कि माँ वही नहीं होती जो जन्म दे। माँ वो होती है जो दर्द को समझे, जो चुपचाप किसी के लिए जिए, जो अंधेरे में ढाल बनकर खड़ी हो जाए। उसके आंगन में अब हंसी गूंजती है, और उस हंसी के पीछे है एक औरत जो एक बांझ थी, पर आज सबसे बड़ी माँ है। समय बीता, घाव भरे नहीं, लेकिन सुजाता और अनु दोनों ने जीना सीख लिया था। देवर जेल में था, समाज की नज़रों में गिरा हुआ, और वही समाज अब सुजाता को सलाम कर रहा था, जिसे कभी उसी समाज ने बांझ, मनहूस और बोझ कहा था। अनु अब कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, आत्मविश्वास था। वो हर सुबह अपनी माँ के पांव छूती, और सुजाता उसकी आंखों में देखती जैसे खुद को देख रही हो। एक दिन कॉलेज में टीचर्स ने अनु से पूछा, तुम अपनी माँ को एक शब्द में कैसे परिभाषित करोगी? अनु मुस्कुराई, कुछ देर सोचा, फिर कहा, देवता। पूरा क्लास चुप हो गया। क्यों? एक टीचर ने पूछा। अनु ने जवाब दिया, क्योंकि भगवान ने मुझे जन्म दिया, पर माँ ने मुझे जीना सिखाया, मुझे उठाया जब मैं टूटी थी, मुझे अपना बनाया जब सबने मुझसे मुंह मोड़ा। मुझे वो माँ मिली जो किसी मंदिर में नहीं, घर के एक कोने में रोज मेरे लिए लड़ती थी। उसी शाम अनु घर आई। सुजाता रसोई में कुछ पका रही थी। माँ, अनु बोली। सुजाता ने पलटकर देखा। अनु की आंखों में नमी थी। उसने आगे बढ़कर माँ को गले लगा लिया। सब कहते हैं मैं गोद ली हुई हूँ, अनु ने धीमे से कहा। सुजाता मुस्कुराई। तो क्या हुआ? अनु बोली, पर मैं सबको बताती हूँ, मैं उसी माँ की बेटी हूँ जो बिना जन्मे ही माँ बन गई। सुजाता की आंखों में आंसू आ गए, पर होंठों पर वही शांत मुस्कान थी। आज उसने बांझ होने के तमगे को मात दे दी थी। वो औरत जो माँ नहीं बन सकी थी, आज एक ऐसी माँ थी जो हर बच्ची के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अगर सुजाता की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने उसकी तकलीफ और ताकत को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि ऐसी ही और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। क्योंकि हर औरत जो माँ नहीं बन पाई, वो सिर्फ बांझ नहीं होती, वो ममता की मूरत भी हो सकती है। आपका एक शेयर किसी को आवाज़ दे सकता है और किसी की खामोशी तोड़ सकता है।